स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 12वीं का जो है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले। ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग देख चुके थे, सुबह में ही उसको रिलीज़ किए थे। अगर आप नहीं देखे तो जाइए, आप उसको भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बता रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप दोनों को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। पिछला भी देख सकते हैं। और इसमें हम लोग जो भी सब्जेक्टिव बताएंगे, आपको हम गारंटी देते हैं कि इसमें से अधिकतर प्रश्न, जितना भी प्रश्न हम आपको दिखाने वाले हैं, अधिकतर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन शुरू से ही हम लोग देखते हैं। दिया गया है, कहता है कुटीर उद्योग। ठीक है, क्या है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो कुटीर उद्योग के 3 विशेषता आपको बताना है। तो कुटीर उद्योग है क्या? तो इसके निम्न 3 विशेषताएं। पहला, कुटीर उद्योग दक्षता के आधार पर परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं या दक्षता पारिवारिक संपत्ति होती है। कुटीर उद्योग छोटा पैमाने पर एक उद्योग होता है जो आप उसके जितना आप कहते हैं दक्षता, कहने का माने औकात जिसको कहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से चलाया जाता है। इनके उत्पादकों से परिवार की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इनके उत्पादकों से क्या होगा कि परिवार में जो भी आवश्यकता है उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, अधिशेष उत्पादकों को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है और इसको अधिकांश स्थानीय बाजारों में से बेचा जाता है ना। आगे दिया हुआ है, इनमें स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है और इसमें लोकल जो होता है, लोकल जो कच्चा माल होता है उसको प्रयोग में लाया जाता है। किसमें? कुटीर उद्योग में। ठीक है, कुटीर मतलब छोटा होता है ना। हाँ, ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। सड़क परिवहन के 3 लाभ आपको लिखना है। तो सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखना है। देखिए बहुत ही अभिव्यय प्रश्न है। देखिए इसके हानियां हम बताए थे। और ठीक है, तो 13, 19, 20, 23, 25, माफ़ कीजिएगा, मतलब 23, ठीक है ना, उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो 25 में अवश्य आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। तो सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखना है। पहला हम लोग लिखेंगे, इसके सड़क परिवहन के निम्न लाभ है। पहला, सड़क का निर्माण आसान होता है। ये बीहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जाती है, जैसे उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है वहाँ भी बनाया जा सकता है। सड़कों का निर्माण कम खर्चीला होता है। सड़क का निर्माण कम खर्चीला होता है। सड़क परिवहन से सामान को उत्पादक के द्वार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुँचाया जा सकता है। सड़क ही रहेगा तो कोई भी वस्तु अगर इस जगह पे प्रोडक्ट लेके बनाए हैं, प्रोड्यूस किया, तो दूसरे जगह जहाँ पे उसको चाहिए, कंज्यूमर को चाहिए, वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। सड़क यातायात के सामान को बार बार उतराना चढ़ाना नहीं पड़ता है। और सड़क यातायात से क्या होता है कि वस्तु को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु को अगर कहीं पे आपको जाना, सपोज मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाना है तो आप यहाँ से जब जाएंगे तो इस एयरपोर्ट से एरोप्लेन के माध्यम से जाएंगे, तो इस एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट गए, वहाँ से फिर आपको बाय गाड़ी करना पड़ा, गाड़ी किए तब पहुँचे वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं, गाड़ी में ऐसा नहीं कि आप जो है उतार चढ़ाव कम करना पड़ता है। सड़क यातायात कम दूरी के लिए विशेष रूप से लाभदायक है और सड़क यातायात कम दूरी के लिए बहुत लाभदायक होता है। अति शीघ्र खराब हो जाने वाली जंतुओं को लाना ले जाना सुविधाजनक होता है। जो भी तुरंत खराब हो जाता है उसको ले जाना और ले आना बहुत आसानी होता है। सड़क का रख रखाव भी आसान है और सड़क का रख रखाव भी बहुत आसान होता है। इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा का वर्णन करें, तो ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन लास्ट में देखेंगे। अभी थोड़ा सा भी दूसरा देखते हैं ना। यहाँ पे दिया हुआ है गुच्छी बस्तियाँ। ठीक है, गुच्छित बस्तियाँ की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो हम लोग पिछला वीडियो में जो देखे थे गुच्छित बस्तियाँ के बारे में हम लोग देखे थे, अलग बस्तियों के बारे में। इसमें हम लोग गुच्छित बस्तियाँ देखेंगे। गुच्छित बस्तियाँ इस प्रकार के गाँव में रहना सहना का समान क्षेत्र है, स्पष्ट और चारों ओर फैले खेत खलिहान और चारगाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियाँ कुछ जाने पहचाने
प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृति प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, आरिया, रेखिक इत्यादि। गुच्छित बस्तियों की विभिन्न प्रमुख विशेषता है, जैसे ऐसी बस्तियां ग्रामीण क्षेत्र से सटे हुए रहते हैं, घर और मकान एक दूसरे से निकट रहते हैं, आसपास बने घरों वाले बस्तियां होते मतलब कि घरों वाले बस्तियां होती हैं। सामान्यतः आवास क्षेत्र खेतों, बाड़ों और चारगाहों से अलग होता है। देखिए, गुच्छित बस्तियां आपको अगर समझना है तो अगर आप शहर में नहीं रह रहे हैं, एक गांव में, मोहल्ले में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो ग्रामीण इलाके को ही गुच्छित बस्तियां कहते हैं। जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या होता है कि घर है, कुछ वस्तु को, कुछ साग सब्जी को उपजाने के लिए कुछ ज़मीन है, खेत है, खलिहान है, ये सब चारागाह है, पशु को चराने के लिए वो मैदान है ना। तो ये सब क्या है, गुच्छित बस्तियां आते हैं, और इसमें बहुत सारे घर भी हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हम जोर दे रहे हैं, आवाज़ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है? तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है? तो सड़क मार्ग निश्चित गंतव्य स्थान तक परिवहन को सुनिश्चित करता है। सड़क पर मार्ग निश्चित गंतव्य स्थान तक, मतलब कि निश्चित जहाँ तक पहुँचाना वहाँ तक ले जाने का वो क्षमता रखता, सुनिश्चित करता है। जबकि रेल मार्ग सिर्फ रेलवे स्टेशन तक पहुँचाता है, रेल मार्ग सिर्फ रेलवे स्टेशन तक पहुँचा ही देगा, परिवहन संभव होता है। सड़क मार्ग एक लचीला माध्यम है, सड़क मार्ग एक लचीला माध्यम, जिधर मोड़ना चाहेंगे उधर मोड़ दीजिए आप। सड़क मार्ग के साधनों को कहीं भी रोका जा सकता है या दूसरे मार्ग पर लाया जा सकता है, लेकिन रेलों को सिर्फ स्टेशनों पर ही रोका जा सकता है। जो सड़क मार्ग के द्वारा आपका जो वाहन है कहीं भी ले जाके खड़ा कर सकते हैं, आप चाहे तो घर के दरवाजे तक ला सकते हैं, आप जहां खेत खलिहान तक ले जा सकते हैं, लेकिन रेलवे को नहीं ले जा सकते, रेल मार्ग को नहीं बिछा सकते हैं। खाद्य सामग्री का शीघ्र होता है ना, वितरण सड़क मार्ग से ज़्यादा आसान होता है, और खाद्य सामग्री जो होता है वो तुरंत स्पीडली जो होगा वो सड़क मार्ग से होता है। तो ये था रेल परिवहन क्यों सड़क परिवहन से खराब है, या सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों अच्छा है। ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग धड़ धड़ा के लिखिएगा इसको। एक प्रश्न है कि लोह, धात्विक एवं अधात्विक खनिज के अंतर स्पष्ट कर। धात्विक या लोहा लिखा रहेगा, या धात्विक रहेगा या अधात्विक रहेगा, ये दोनों उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, एक साइड हम लोग धात्विक ऑक्साइड, एक साइड अधात्विक ऑक्साइड लिखेंगे, और हम लोग चालू करेंगे यहाँ पे लिखना। ये नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे कि ये लोहा तरफ, धात्विक तरफ, ये खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है, जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइड, मैग्नीज आदि। धात्विक क्या होता है, जिससे हम लोगों को धातु प्राप्त होता है, वैसे खनिज जिससे हम लोगों को धातु प्राप्त होता है। इधर में है वैसे खनिज, वे खनिज जिनसे अधातुओं की प्राप्ति होती है, जिसमें अधातु मिलेगा आपको, जैसे गंधक, कोयला, पेट्रोलियम, नमक, संगमरमर, पोटाश। इधर है कि ये खनिज प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं और जबकि ये खनिज प्रायः तलझटी एवं रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। ये क्या बोला, खनिज कहाँ, आग्नेय चट्टान, जिसमें आग वाले जो सबसे नीचे होते हैं ना, उसमें पाया जाता है। इसमें ये देखिए, ये प्रायः अजैव संसाधन से प्राप्त किया जाता है, और ये जैव पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, ठीक। और इसमें भी आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि सामान्यतः इनमें चमक होती है और इसमें चमक नहीं होती है। इसे पीट कर पत्थर बनाया जा सकता है, मतलब कि पीट कर इसको पतला चादर में बनाया जा सकता है, इन्हें पीट कर पतला चादर नहीं बनाया जा सकता है। इन्हें दोबारा पिघला कर प्रयोग किया जा सकता है, इन्हें दोबारा पिघला कर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये था आपका जो है धात्विक और अधात्विक में अंतर। जो एक प्रश्न बताए थे कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें भी डिफरेंस को देख ही लीजिए आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्जा के परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन में अंतर स्पष्ट करें। तो ऊर्जा परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन लिखिए, इसको हम लोग लिखेंगे कि ऊर्जा परंपरागत में, ऊर्जा के परंपरागत साधन वे कहलाते हैं जिनका इस्तेमाल मानव अपनी जरूरत के पूरी करने के लिए नियमित रूप से करते आ रहा है। ऊर्जा के परंपरागत साधन किसको कहते हैं, जैसे कि हमारे दादा पहले चूल्हा में खाना बनाए, उसके दादा वो भी लकड़ी जलाकर खाना बनाए, उसके और भी देखिएगा तो वो भी लकड़ी जलाकर चूल्हा में ही या लकड़ी जलाकर खाना खाए। लेकिन अब ये परंपरागत था। और गैर परंपरागत किसको कहते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन वे जिनका उपयोग मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत पहले से नहीं बल्कि हाल ही से करने लगे हैं। जैसे
पहले अभी हमारे दादा परदादा और उधर पीछे जब देखिए तो सबको लकड़ी पे खाना, चूल्हा पे खाना बना रहे थे, लकड़ी वाला चूल्हा में। लेकिन अभी देखिए कि कुछ ही साल से क्या है कि अब गैस आ गया, गैस सिलेंडर। अब उसके बाद और भी धीरे धीरे बदलाव आया, अब गांव तरफ आ गया इंडक्शन। अब इंडक्शन में खाना बना रहा है। तो ये हाल फिलहाल है, तो ये गैर परंपरागत साधन है, ठीक है। ऊर्जा परंपरागत साधन समझ गए, जो परंपरा से चलते हुए आ रहा है। इसमें जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत ताप एवं जल विद्युत दोनों ऊर्जा के परंपरागत साधन माने जाते हैं, जबकि इसमें सौर, पवन, ज्वार, भूताप, परमाणु, बायोगैस ऊर्जा ये गैर परंपरागत साधन माने जाते हैं। समझ गए। जो अभी ये सौर ऊर्जा, बिजली, हवा से, ज्वार से, भू ताप से, परमाणु से, जो ये सबसे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा का परंपरागत साधन सुविधाजनक है और बहुतायत में प्रयुक्त किया जाता है। ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है वो बहुत आसान है और इसको बहुत लोग प्रयोग में करते हैं, और जबकि गैर परंपरागत साधन सुलभ नहीं है, इनका बहुत कम जगह पर प्रयोग किया जाता है। यह ऊर्जा के अनवीकरणीय साधन है, जबकि ये ऊर्जा के नवीकरणीय साधन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, ये जो प्रश्न बताए सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।